गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पानी और पुल पाठ में कहानी को आगे पढ़ेंगे। कल हमने जाना था कि भारत विभाजन की त्रासदी के कारण लोग कैसे टूट गए थे, लोग या परिवार भी टूट गए थे और उसमें लेखक और उसकी माँ भी उस त्रासदी से जुड़े हुए हैं। तो जब लेखक पंजे साहब की यात्रा के लिए जा रहे हैं और लाहौर से वो गुजरते हैं तो उस समय उनको वहाँ का अपना गांव याद आता है और वो अपनी माँ से बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचने से पहले ही वो ट्रेन में थोड़ी सी उदास सी हो जाती हैं जब उन्हें खेत या वहाँ जो बाहर का मैदान था वो नज़र आने लगता है। और लेखक अपनी माँ से पूछते हैं कि आपको तो यहाँ का आना जाना याद होगा। अब आगे देखिए। माँ लेखक की ओर देखकर मुस्कुराती है और वह मुस्कुराहट कैसी थी, जिसने कि अपना सब कुछ खोकर पाया, ऐसी एक मुस्कुराहट थी। अर्थात उस मुस्कान में उन्होंने उस उल्हाने को या उस चीज़ को नहीं दोहराया था, केवल मुस्कुराकर अपनी बात का जवाब दिया था। वह अपने बेटे से अर्थात लेखक से कहती है कि मुझे यहाँ का एक एक स्टेशन याद है और आज इस रास्ते से जा रहे हैं तो यह इलाका बहुत बेगाना सा लग रहा है, अर्थात जिसमें अपनापन नहीं है, क्योंकि आज लेखक अपनी माँ के साथ 14 साल बाद उस रास्ते से जा रहा था। और कह रही हैं उनकी माताजी कि मैं पहले भी ऐसे ही जाती थी और लाहौर पार करते ही अजीब सी उमंग लहर मन में दौड़ जाती थी, क्योंकि वहाँ पर उनका गांव आने वाला होता था। यहाँ पर सराई लेखक की जो माताजी हैं उनका गांव है, ब्रैकेट में आया भी हुआ है सराई। जैसे जैसे निकट आता जाता वहाँ की एक एक शक्ल मेरे सामने से गुजर जाती, अर्थात स्टेशन पर कितने लोग आए होते लेने के लिए, वो उस समय का वो वाकया बता रही हैं। माँ की आंखों में 14 साल पहले की जो तस्वीर है वो ताज़ा हो जाती है और बताती हैं कि लेखक कह रहे हैं उनके पिताजी का रोजगार यूपी उत्तर प्रदेश में था और हम सभी भाई बहन पंजाब के बाहर ही पैदा हुए थे। और उन्हें याद आ रहा है कि पिताजी साल भर में या मुश्किल से एक बार पंजाब आते थे और माँ के 2-3 चक्कर जरूर लग जाते थे। तो पिताजी कम आते थे, माताजी वहाँ ज़्यादा जाती थी और साथ में जो सबसे छोटा होता था वही जाता था। तो लेखक कह रहे हैं मेरी छोटी बहन ही अक्सर माँ के साथ पिताजी के पास जाया करती थी। अब अगले पहरे में जो जिक्र आ रहा है वह इस पाठ के बारे में आपको थोड़ा और अधिक बता पाएगा। लेखक कह रहे हैं जब पंजाब का विभाजन घोषित हो चुका था, कहानी की शुरुआत में बताया था मैंने आपको, ये भारत विभाजन से जुड़ी हुई कहानी है। तो पंजाब की 5 नदियों का जल उन्माद की तीखी शराब बन चुका था। पंजाब का सही अर्थ का है पंच जमा आब, जहाँ पर 5 नदियों का जल आकर मिलता है उस स्थान को पंजाब नाम दिया गया था। तो यहाँ पर पंजाब विभाजन का जिक्र करते हुए लेखक कह रहे हैं कि उन 5 नदियों का जल एक प्रकार से ऐसी तीखी शराब बन चुका था जिसका कि जिक्र आप इस पाठ में आगे भी जानते जाएंगे। और माँ ने फिर से पंजाब जाने का फैसला कर लिया था। सभी ने माँ को बहुत मना किया कि आप आग में कूदने जा रही हैं, और वास्तव में ही वह आग में कूदने जैसा ही था, क्योंकि विभाजन के दौरान जो दंगे फसाद होते हैं उनको सोचकर ही मन घबरा जाता है। परंतु पिताजी सहित माँ को जानते थे कि वो यदि कुछ सोच लेती हैं तो वो करती ही हैं, और उन्होंने सबको समझा बुझाकर टाल दिया। 20-22 दिनों में वह जब वहाँ से वापस आती हैं तो बताती हैं कि गांव के घर का बहुत सारा सामान वहाँ पर बुक करवा कर आई हैं और साथ में आते समय अपना पुराना चरखा और दही मथने की बड़ी मथानी ले आई थी। और उनके आने के बाद सारे पंजाब में जैसे आग ही लग गई थी। घर के घर, गांव के गांव और शहर के शहर उस आग में जलने लगे। अर्थात विभाजन की जो आग फैली वो गांव और घर से लेकर गांव और शहर तक पहुंच गई थी। और जब आग रुकी, अर्थात जब वह दंगा फसाद रुका, तो उसके बाद कैसा लगा? पेशावर तक सपाट फैली हुई ज़मीन अमृतसर और लाहौर के बीच से फट गई है। अर्थात इतना
दूर तक उस चीज़ ने सभी को प्रभावित कर दिया था। और उसके बाद लेखक कह रहे हैं कि उस पार का फटा हुआ हिस्सा बीच में गहरी खाई छोड़कर न जाने कितना उधर खिसक गया है, क्योंकि विभाजन के पश्चात इधर के लोग इधर और उधर के उधर। लेखक कह रहे हैं कि हम सब भूल ही गए थे कि उस गहरी खाई के उस पार हमारा अपना गांव था, क्योंकि वो सराई गांव का जो जिक्र आया था वो विभाजन के दौरान उधर रह जाता है। पक्की सड़क के किनारे पीछे की ओर एक नहर थी और पास ही झेलम नदी अल्हड़ लड़की की तरह उछलती कूदती बहती थी। यह उस समय का जिक्र लेखक ने किया है जब पंजाब विभाजन नहीं हुआ था। तो उससे पहले उनको झेलम नदी कैसी लगती थी और जब विभाजन का वो दौर था वो कितना मुश्किल था, कैसे उस दौर को सहा होगा सभी ने। तो आज माँ कह रही कि माँ ये सारी बात बता जा रही थी और लेखक भी अपनी बातों को माँ के साथ ही बता रहे हैं। अब माता जी कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं आज मैं माँ के साथ उस खाई पर से गुजरकर उस प्रदेश की ओर जा रहा था जो कल कितना अपना था और आज कितना पराया है। साथ में वो एक पुस्तक को भी पढ़ रहे हैं। फिर वो माँ से सवाल करते हैं कि यह गाड़ी सराई स्टेशन पर रुकेगी। मैंने कुछ सोचा, फिर कहा हाँ शायद रुके, पर पहुँचेगी रात के 1-2 बजे, क्योंकि सराय इनके गांव का स्टेशन था। तो माँ जो है पूछकर उस बात को पक्का करना चाह रही है कि उस स्टेशन पर गाड़ी रुकेगी ना। तो लेखक कहते हैं कि रात को 1-2 बजे पहुँचेगी और उस समय हम सो चुके होंगे और हमें पता भी नहीं लगेगा कि रात का वह समय हमारे उस सराय स्टेशन से कब निकल जाएगा। फिर लेखक कहता है कि अपना रखा ही क्या है वहाँ उस गांव में। अब लेखक के अनुसार कुछ भी नहीं रखा है। माँ के चेहरे पर खिसियाहट सी दौड़ गई। लेखक जब अपनी माँ से यह कहते हैं कि माँ अपना वहाँ पर क्या रखा है, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। वो थोड़ी नाराज़ सी हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे लिए पहले भी वहाँ क्या रखा था, क्योंकि उस गांव से अधिक लगाव माँ का ही था। लेखक का अधिक भी था तो उन्होंने इस चीज़ को जाहिर नहीं किया, क्योंकि उस दंगे फसाद के बाद या उस पंजाब विभाजन के बाद वो थोड़ा टूट से गए थे, इसलिए वो अंदर से खुश नहीं थे। अब उसके बाद लेखक को एहसास होता है कि मेरे इस उत्तर से माँ को चोट पहुँची है और वो बिना कुछ बोले ही अपनी पुस्तक पढ़ने में लग जाते हैं। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है, क्योंकि रेलगाड़ी तो अपनी उसी रफ्तार से आगे चल रही थी। माँ पोटली से कुछ खाने के लिए निकालती है और उनके साथ दूर के एक मामा जी हैं। सबसे पहले परिचय में भी मैंने बताया था कि लेखक उनकी माँ और एक मामा उनके साथ हैं। तीनों खाते हैं और सोने की तैयारी करने लगते हैं। मामा जी बहुत जल्दी सो जाते हैं और लेखक भी एक प्रकार से एक बार नींद के आगोश में आ जाते हैं, लेकिन माता जी को नींद नहीं आती है। कुछ समय बाद लेखक की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि माँ वैसे ही बैठी हैं और बाहर अंधेरे की ओर ताक रही हैं। घड़ी देखते हैं तो 10:30 बज गए थे, क्योंकि रात अधिक नहीं हुई थी। खाना खाकर खाते ही सो गए थे। वो अपनी माँ से कहते हैं कि आप भी लेट जाइए। अच्छा उनके मुंह से निकला और वह अधलेटी सी हो गई। अर्थात लेखक के कहने पर माँ टाल नहीं पाती है और धीरे से लेटने का सा अभिनय करती हैं। मैंने उस अधनींदी अवस्था में कोई स्वप्न देखा हो ऐसा तो मुझे याद नहीं आता। ये लाइन लेखक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे वो समय नज़दीक आ रहा था उस सराई स्टेशन का, वैसे ही उनको उस दंगे फसाद का एहसास होने लग गया था कि शायद कुछ गलत हो सकता है। तो लेखक कह रहे हैं कि मुझे सपना आया हो ऐसा नहीं है, पर उस नींद में भी कुछ घबराहट महसूस हुई और उन्हें कुछ ऐसा ही याद आने लग जाता है जैसे कोई लाल सी तरल चीज़ मुझे अपने चारों ओर फिरती अनुभव होती हो। उनकी वही याद ताज़ा हो जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि चारों तरफ लाल तरल चीज़ का मतलब है कि खून का सा आभास होता है। मुझे लग रहा था उस लाल सी चीज़ पर मेरे पैर फच फच पड़ रहे हैं। फिर एकाएक मैं हड़बड़ा कर उठा। माँ मुझे झकझोर रही थी, क्योंकि सपने में भी वही चीज़ आ जाने से लेखक थोड़ा डर जाते हैं। लेकिन माँ जो है बेटे को अचानक ऐसे देखकर, और उसे झकझोरने का मतलब होता है कि ऐसे हाथ से झटका देना या हिलाना कि नींद से जाग जाओ। अजीब सी घबराहट और उत्तेजना से
उनके हाथ काँप रहे थे। माँ भी थोड़ा डर जाती है लेखक को ऐसा करते हुए देखकर। उसका क्या कारण था, ये हम कल आगे के कहानी में पढ़ेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।